Welcome to my channel Biology Beginners. Today my topic is क्लोरोफाइसी. क्लोरो माने कलर यानी कि ग्रीन कलर. नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोफाइसी में जो मेंबर्स हैं वो आपके ग्रासी ग्रीन कलर के होंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर. जो मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी के वो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्स वाले होंगे. कॉलोनियल यानी कॉलोनी बनाने वाले होंगे. फिलामेंटस फिलामेंट लाइक होंगे. सबसे पहले क्या कहते हैं हम क्लोरोफाइसी को मेनली ग्रासी ग्रीन कलर कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में केवल मामूली सा अंतर है कि क्लोरोफिल ए जो है उसमें CH3 ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है. इसीलिए क्लोरोफिल ए और बी के बेस पर ही हम इसको ग्रासी ग्रीन कलर कहते हैं. नेक्स्ट आता है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है. क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप यानी कि प्लेट लाइक होता है. रेटिकुलेट जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक शेप ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया. रिबन शेप देखिए रिबन की तरह झल्लर की तरह लग रहा है. स्पाइरल शेप जैसे कि तुम्हारी स्प्रिंग कोइल्ड हो रही हो. और कप शेप. ये डिफरेंट शेप्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट की जो कि क्लोरोफाइसी मेंबर्स के डिफरेंट मेंबर्स में मिलती है. अब बारी आती है स्टोरेज फूड मटेरियल की. स्टोरेज फूड मटेरियल जिसे कहते हैं हम कि ये एल्गी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनमें एल्गी में स्टोरेज फूड मटेरियल मिलता है. वो आपका पायरोड या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में मिलता है. जैसे कि आप देखिए ये एक ग्रीन एल्गा है. ये उसकी आउटर सेल वॉल है जिसमें अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई हैं. इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टार्च के ऊपर से कवरिंग शीट होती है. इसीलिए अब इसे हम प्रोटीन बेस्ड स्टार्च बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोटीन बेस्ड स्टार्च. पी पहले आता है इसीलिए इसको प्रोटीन बेस्ड स्टार्च बोलेंगे, ना कि स्टार्च बेस्ड प्रोटीन. ओके. अब आती है बारी की जो एल्गी होती है उसकी सेल वॉल कैसी बनी होती है. एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है. हम पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल एल्गी में आउटर और इनर शेप में डिफरेंशिएटेड होती है. आउटर वॉल और इनर वॉल. आउटर वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इनर वॉल पेक्टोज की बनी होती है. काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, जिम्पर में भी आ जाता है, नीट में आता है कि जो सेल वॉल है वो मेडअप है सेलुलोज या पेक्टोज. लेकिन हमको याद रखना है कि हमें किस ऑप्शन पे टिक करना है, सेलुलोज प्लस पेक्टोज पे. ठीक है. अब बारी आती है रिप्रोडक्शन की. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मेनली आपको पहले भी बता चुके हम 3 तरीके से होता है. वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल मेथड. वेजिटेटिव में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या फिशन के द्वारा होता है. फ्रेगमेंटेशन जैसे क्या कि कोई भी फिलामेंटस सेल है वो 2 पार्ट में टूट जाएगी. देखिए जैसे कि स्पाइरोगारा की है, कोई भी 2 पार्ट में टूट जाएगी और सबका अपना अपना एक सिंगल न्यूक्लियस पड़ा है और वो 2 भाग में डिवाइड होकर एक नया नया प्लांट बना लेगा. नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय जूस्पोर्स के द्वारा होता है. जूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड भी होते हैं और नॉन फ्लैजिला. जैसे कि देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर्स है कि जो उसमें फ्लैजिलेट है तो ये मोटाइल हुआ. ठीक है. अब क्या कंडीशन आती है जूस्पोर्स में? 2 कंडीशंस आती है. एक होती है फेवरेबल और एक होती है अनफेवरेबल. फेवरेबल जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा अनुकूल परिस्थितियां, और अनफेवरेबल प्रतिकूल परिस्थितियां. जैसे कि जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो जूस्पोर्स डायरेक्ट ही एक नया एल्गी का थैलस बना लेता है. लेकिन यदि अनुकूल यानी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं. पहले एप्लोनोस्पोर्स और हाइपोनोस्पोर्स. एप्लोनोस्पोर्स की जो वॉल होती है वो थिन सेल वॉल होती है, थिन होती है, और हाइपोनोस्पोर्स की थिक वॉल होती है. ये मेडिकल CPMT और BHU में काफी बार क्वेश्चंस आया हुआ है कि एप्लोनोस्पोर्स की वॉल कैसी होती है, थिन, और हाइपोनोस्पोर्स की होती है थिक. इसमें हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है. जो हाइपोनोस्पोर्स होते हैं वो थिक सेल वॉल और एसेक्सुअल रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं. जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं यानी कि इनकी हाइपोनोस्पोर्स के फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो कन्वर्ट हो जाएगा जूस्पोर्स में और नया थैलस बना लेगा. समझ में बात आई होगी. दोबारा समझा देती हूँ. एसेक्सुअल माने सेक्स आर एब्सेंट. ए माने एब्सेंट. किसके द्वारा होता है? बाय जूस्पोर्स के द्वारा होता है. जूस्पोर जो होते हैं फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं. फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हमारे क्लेमाइडोमोनास में मिलते हैं जबकि नॉन फ्लैजिलेटेड हमारे स्पाइरोगारा में मिलते हैं. अब बारी आती है कि जो स्पोर्स होते हैं वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, एप्लोनोस्पोर्स और हाइपोनोस्पोर्स. एप्लोनो की जो दीवार होती है थिन सेल वॉल प्लस नॉन मोटाइल होती है, जबकि हाइपोनोस्पोर्स की जो वॉल होती है वो थिक सेल वॉल और एसेक्सुअल रेस्टिंग स्पोर्स यानी कि वही नॉन मोटाइल में होते हैं. जैसे ही कंडीशन आती है फेवरेबल तो ये जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और नया थैलस बना लेते हैं.
इसमें एक स्टेज पामेला स्टेज भी आती है। पामेला स्टेज में क्या होता है कि एक सैक में, एक कहना चाहिए वॉल में खूब सारे जूस स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जब जूस स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनके चारों तरफ प्रोटीन की एक लेयर कवर्ड कर जाती है, और जब रेस्टिंग पीरियड उनका खत्म होता है यानी कि फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो वो सारा जो सैक है वो फट जाता है और जो प्रोटीन बॉडी होती है वो जूस स्पोर्स के चारों तरफ लिपट जाती है। इसीलिए जो वॉल होते हैं एप्लोनोस्पोर्स थिन या थिक वॉल के होते हैं, और जब फर्दर फेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो जूस स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और नया थैलस बना लेते हैं। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से होता है। आइसो यानी कि सेम गैमेट्स, एनाइसो यानी कि डिफर गैमेट्स, ओगैमी यानी कि एग और स्पर्म का आपस में फ्यूजन होकर जाइगोट बने। तो जो आइसोगैमी का एग्जाम्पल है वो क्लेमाइडोमोनास है, एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है, ओगैमी का एग्जाम्पल फ्यूकस और वोल्वॉक्स है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे CCSUV लिख रखा है। काफी बार हम भूल जाते हैं कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो जो NCERT में क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं वो क्लेमाइडोमोनास, C फॉर क्लेमाइडोमोनास, सेकंड C फॉर कारा, थर्ड S माने स्पायरोगारा, U माने यूलोथ्रिक्स, V माने वोल्वॉक्स। दोबारा बता दे रही हूँ, क्लेमाइडोमोनास फर्स्ट C, सेकंड C कारा, थर्ड वन स्पायरोगारा, फोर्थ वन यूलोथ्रिक्स, V मीन्स वोल्वॉक्स। तो काफी क्वेश्चन जिम्पर में भी काफी बार आया हुआ है कि जो वोल्वॉक्स की कॉलोनी होती है उस कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, मेनली सिनोबियम बोलते हैं। आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लोरोफाइसी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिवन फॉर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।